नमस्कार मित्रों, महिला दिवस के सुअवसर पर आयोजित आज के विशेष व्याख्यान नारी का बदलता स्वरूप और साहित्य में आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नारी मुक्ति आंदोलन महिलाओं के बदलते संदर्भों के साथ अपना संबंध रखता है। जून 1975 में मेक्सिको में 130 देशों की 6000 प्रमुख महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया। इसके बाद 1980 में विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 145 देशों ने भाग लिया। इन आयोजनों का उद्देश्य था महिला के स्वास्थ्य के विषय में बात करना, उसकी शिक्षा के बारे में बात करना और रोजगार से संबंधित किस प्रकार से उसे पुरुष के साथ उतना ही वेतन दिया जाए इत्यादि विषयों पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। महिला अधिकारों की बात करने के साथ साथ यहाँ पर महिला स्वतंत्रता की भी बात की गई। ये स्वतंत्रता किससे हो? विचारों से हो, परंपराओं से हो या घर गृहस्थी की सीमाओं से हो। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जोर शोर से मनाया जाता है और हम सब इस विषय में चर्चा करते हैं कि महिलाएं समाज के किन किन क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। 1950 में स्वतंत्र भारत के संविधान में नारी को पुरुषों सदृश अधिकार दिए गए। विडंबना ये थी कि लिंगाभेद के कारण इसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। नारी को उसकी अस्मिता की गरिमा प्रदान करने के लिए राजनैतिक, सामाजिक स्तर पर अनेक सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किए। इन आंदोलनों के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर, स्त्री समानता पर, स्त्री स्वतंत्रता पर बात की। नारी सदियों से जिन परंपरागत रूढ़ियों में अपने आप को जकड़ा हुआ अनुभव कर रही थी, उससे उसे मुक्त कराना इतना सहज सरल नहीं था। किंतु काल प्रवाह के साथ साथ स्त्री ने इस बात को अनुभव किया कि उसका क्षेत्र केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है। वो चाहे तो राष्ट्र, देश और समाज के साथ साथ अपनी जाति के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और उसे देना चाहिए। इसलिए उसने अपनी प्रतिभा को विकसित किया, शिक्षित हुई और स्वयं को पुरुषों के सदृश खड़ा किया। स्वतंत्रता के उपरांत नारी व्यक्तित्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक अर्थात हर स्तर पर परिवर्तन दिखाई दिया। उसने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का तो वहन किया ही, उसके साथ ही उसने अपने आप को नवीन परिस्थितियों के साथ समझौते करते हुए, कई बार समझौतों को चुनौती देते हुए अपनी व्यक्तिगत चेतना के कारण अपनी अस्मिता को तलाशना शुरू कर दिया। हिंदी कथा साहित्य नारी के इस बदलते हुए संघर्षपूर्ण पड़ावों का एक जीता जागता साक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि पुरुष रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में नारी के बदलते स्वरूप को, उसकी गरिमा को महत्व नहीं दिया, किंतु
उनके द्वारा दिया गया यह दृष्टिकोण कहीं ना कहीं एकांकी था, क्योंकि वो उस अनुभव को स्वयं भोग नहीं रहे थे। पुरुष रचनाकारों के साथ महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के द्वारा नारी के बदलते स्वरूप को अपने दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किया। उन्होंने परिस्थितियों के मध्य स्त्री पुरुष के बीच बनते बिगड़ते संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को, दाम्पत्य जीवन को, प्रेम संबंधों को और यहाँ तक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया और जितना हो सका उन्होंने इसका यथार्थ अंकन किया है। प्रारंभकालीन अगर हम लेखिकाओं के बारे में बात करें तो उन्हें उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो उनमें राजेंद्र बाला घोष, होमवती देवी, शिवरानी देवी, महादेवी वर्मा, शिवानी, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, उषा प्रियंवदा, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती के साथ साथ यहाँ पर हम ममता कालिया, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, मंजुल भगत, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, मालती जोशी, नासिरा शर्मा, गीतांजलि श्री, अल्पना मिश्रा जी, इन सब को समादर से देख सकते हैं। इन सब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी के उस रूप को चित्रित करने का प्रयास किया है जहां वो सीमाओं से टकराती हैं, रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास करती हैं और अपने लिए आकाश में एक छोटा सा कोना और उस कोने में सुंदर सुंदर सपनों को सजोना चाहती हैं। स्त्री लेखन एक सामाजिक सत्य और नारी द्वारा अपनी अस्मिता की सुरक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करने से अस्तित्व में आया। इससे पहले पितृसत्तात्मक समाज में वर्ग, वर्ण, धर्म, मूल्य, संस्कारों के नाम पर लगातार स्त्री पर किसी न किसी रूप में अत्याचार किए जाते थे, उसका शोषण किया जाता था। महिला कथाकारों ने और यहाँ तक पुरुष रचनाकारों ने भी अपनी कहानियों में समाज के सभी पक्षों को सूक्ष्मता, यथार्थता, गहराई के साथ उद्घाटित किया है। श्रीमती सुबीरा, श्रीमती ललिता देवी, सुश्री कृष्णा कुमारी, श्रीमती गौरी देवी, श्रीमती गार्गी बाई, चित्रकूट की बुढ़िया, इन सब की कहानियों में हमें तदयुगीन समाज की कुरीतियों के बारे में पता चलता है। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, बहु विवाह, विधवा का पुनर्विवाह की समस्या हो, शिक्षा हो, दहेज हो या बाल विवाह हो, इन सब पर इन रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई। इसके साथ साथ पुनर्जन्म, दान, पूजा, धार्मिक कर्मकांड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और वीरांगनाओं की वीरता को भी इन रचनाकारों ने बहुत साहस के साथ अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। श्रीमती सुबीरा की उत्तम क्या है कहानी को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। इस कहानी में उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की सापेक्षता में कर्तव्य पालन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। श्रीमती ललिता देवी की चतुर बहू
कहानी में नायिका एक धर्मात्मा सेठ की पुत्री है, किंतु विवाहो उपरांत वो ये देखती है कि उसके ससुराल पक्ष में द्वार पे आए हुए याचक को निराश लौटा दिया जाता है। बाल्यकाल से उसने इसके विपरीत याचक को दान देते हुए देखा था। कथांत में वो घर वालों को दान की ओर प्रवृत्त करने में सफल होती है। इसी प्रकार से श्रीमती कृष्णा कुमारी ने रामदीन की कहानी में एक ऐसे वृद्ध का चित्र अंकित किया है जो स्वयं तो धर्म का अनुसरण करता ही है, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी सतमार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करता है। छद्म नाम से लिखने वाली चित्रकूट की बुढ़िया की 4 कहानियां उपलब्ध हैं। ये चारों की चारों कहानियां धार्मिक कहानियां हैं। विशाखा, पहले जन्म की कथा, मेरी ओर मत देखो, सुभद्रा कुमारी। इन सभी कहानियों में हमें उस समय के समाज की मानसिकता दिखाई देती है। ये कथ्य को विश्लेषित तो करती हैं कहानियां, किंतु अपनी ओर से कोई समस्या का निराकरण नहीं दे पाती। इन लेखिकाओं ने जातीय गर्व से प्रेरित होकर महारानी दुर्गावती, वीरधात्री पन्ना, महारानी पद्मिनी, कृष्णा कुमारी वीरांगनाओं और पौराणिक प्रसंगों का भी सृजन किया और इनके माध्यम से इस ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि महिलाएं केवल घर गृहस्थी तक, 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं हैं। अगर अवसर मिले, अगर वो चाहें, तो घर की 4 दीवारी को लांघ कर वो वीरता का परिचय भी दे सकती हैं। इसी प्रकार की कहानियों में हम श्रीमती ज्वाला देवी, श्रीमती सत्यवती की वीर माता कहानियों को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं और श्रीमती जानकी देवी की प्रभावती कहानियां भी इसी प्रकार की कहानियां हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इसमें राष्ट्रीय विचारधारा से अनुप्राणित होकर साहित्य लिखा गया। इस समय अगर हम देखें तो साहित्य में महिलाओं का योगदान अपेक्षित रूप से नगण्य रहा। घर परिवार तक सीमित परिवेश के कारण, सामाजिक कुरीतियों के परिणाम स्वरूप और अध्ययन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण केवल कुछ शिक्षित महिलाओं ने ही सामयिक, राजनीतिक और तत्संबंधी गतिविधियों के प्रति समाज में अपनी जागरूकता का परिचय दिया। गांधी जी के प्रभाव स्वरूप स्त्रियों ने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा में अपनी उपस्थिति दर्ज की और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। प्रेमचंद की जुलूस कहानी को आप ले लीजिए, होली का उपहार कहानी को हम ले सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं पुरुष के साथ उसी तरह से घर घर जाकर स्वतंत्रता की अलख जगा रही थीं। कई महिलाओं ने राष्ट्रीयता की बात की, घर परिवार और समाज में अपनी स्थिति के, अपनी बात के स्वरों को बुलंद किया। इस समय की रचनाकारों में जनबंद कौर की हम घंटी बज गई कहानी को ले सकते हैं। वनलता देवी की नवीन नेता कहानी को लिया जा सकता है,
हेमंत कुमारी चौधरानी की हिंदी माता का विलाप कहानी को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जहां राष्ट्रीयता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है। भारतेंदु ने अपने नाटक नील देवी में नारी पुरुष समहोहीन कहकर नारी को, स्त्री को पुरुष के समकक्ष लाकर खड़ा किया। प्रेमचंद साहित्य को जब हम देखते हैं तो प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में, चाहे कहानियां हों या उपन्यास हों, उन्होंने नारी के विविध रूपों का अपने साहित्य में अंकन किया है और इस प्रकार से समाज द्वारा उस पर हो रहे विभिन्न प्रकार के शोषण का, अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया। उनके कहानी है निराश्य लीला, जहां पर बाल विधवा का चित्रण किया गया है। वो बचपन में विधवा हो जाती है, उसे सफेद वस्त्र पहनने के लिए दिए जाते हैं, शिक्षित होती है और तब वो रंगीन वस्त्र पहनती है। अपनी छात्रा के पास जाती है, उसके साथ उसका बहुत अच्छा संबंध हो जाता है। घर समाज को अब चिंता होने लगती है कि विधवा नारी होना अपने आप में ही एक दोष था और ऊपर से वो विधवा हो गई थी, तो उसको तो जीने का हक ही नहीं है। और ऐसे में वो विद्रोह कर उठती है कि मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं। इस तरह से प्रेमचंद ने भी अपनी कहानियों में नारी को सबलीकृत करने का प्रयास किया है। गोदान की धनिया को हम लें, चाहे मालती को या चुनिया को, पूस की रात की मुन्नी को भी हम ले सकते हैं। इन सभी महिलाओं में हमें तेज दिखाई देता है, सक्रियता दिखाई देती है। जड़ रूढ़ियों से, सामाजिक अंधविश्वासों से, सामाजिक अत्याचारों से लड़ने का इनमें साहस दिखाई देता है। ये सारी की सारी नारी पात्राएं कर्मठ हैं और संघर्षों से भागती नहीं हैं, उनका जमकर मुकाबला करती हैं। जैनेन्द्र के साहित्य में उन्होंने नारी के बेटी, पत्नी, प्रेमिका, माँ, विधवा, वैश्या के आंतरिक पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उस परंपरा का खंडन किया है जहां केवल नारी को देवी मानकर पूजा जाता है। इन रचनाकारों ने यह माना कि हमने बहुत बड़ी भूल की है कि हमने या तो नारी को देवी मानकर उसको पूजना शुरू कर दिया या उल्टा मानकर उसको, उसके प्रति अत्याचार करना शुरू कर दिया, उसकी भर्त्सना करनी शुरू कर दी। हमने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि इन दोनों के मध्य उसका एक मानवीय स्वरूप भी है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसे भी कुंठा जागृत होती है, वो भी कुछ कर दिखाना चाहती है और अगर उसे हम अवसर दें तो वो किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। ये बात ही कहाँ आती है कि पुरुष और स्त्री दो विपरीत धुरों में रहने वाले हैं। हम क्यों नहीं मान सकते कि वो दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं, एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे से के साथ मिलकर समाज को विकसित कर सकते हैं। जैनेन्द्र ने अपनी नारी को घर, परिवार, पति के बंधनों से मुक्त किया और उन्होंने उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए उसे सचेत होता हुआ दिखाया है। अगे ने अपने साहित्य में नारी को सामाजिक दायित्वों का वहन करते हुए दिखाया। सेज कहानी की नायिका सामाजिक दायित्वों को पूरी शिद्दत के साथ वहन करती है, कहीं ना कहीं कुंठित भी होती है जब उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों को खारिज कर दिया जाता है या ये मानकर कि ये तो नारी का धर्म ही है
उसे उसका महत्व से वंचित कर दिया जाता है। ऐसे दम घोटू नीरस वातावरण से वो दूर जाना चाहती है। उनकी दूसरी कहानी परोड़ा वृक्ष में विधवा अपने साथ होने वाले अन्याय को देखकर उस सामाजिक व्यवस्था से विद्रोह करना चाहती है जहां विधवा होना एक पाप समझा जाता है। एक विधवा को सामाजिक दायित्वों से विमुख कर दिया जाता है। आनंद के अवसर उससे छीन लिए जाते हैं और ऐसे में वो घर के किसी एक कोने में अपना पूरा जीवन जीने के लिए बाध्य कर दी जाती है। ईराचंद जोशी के कथा साहित्य में स्त्री पात्राएं पुरुषों द्वारा प्रवंचित दिखाई गई हैं। इसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि जब स्त्री आर्थिक रूप से सबल नहीं है तो वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए पुरुष पर निर्भर करती है, और जब पुरुष अपने आप को केवल देने वाला मान लेता है, वो उसका सहभागी नहीं बनता, उसका सहयात्री नहीं बनता, उसका दोस्त नहीं बनता, उसका केवल स्वामी बनना चाहता है, तो वहां मानसिक रूप से स्त्री और पुरुष अपने आप को मित्र नहीं समझ पाते, एक दूसरे से अलग होने जाते हैं, और ऐसे में स्त्री अपने आप को शोषित समझने लगती है। तो इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं जो आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं, वो विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहना मानो उनके लिए उनका भाग्य बन जाता है। स्त्रियों के विविध रूपों को अगर हम ईलाचंद जोशी के कथा साहित्य में ढूंढें तो उदाहरण स्वरूप चौथे विवाह की पत्नी, डॉक्टर की फीस, क्रय विक्रय कहानियों को हम ले सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नारी को घर, परिवार और बाहर निकलकर नौकरी करने के कारण दोनों स्थानों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ पुराने जर्जर मूल्यों के मध्य वो अपने लिए नए मूल्य तलाश रही थी, जर्जर रूढ़ियों का विरोध कर रही थी और नए मूल्यों को नए समाज में रहते हुए गढ़ना चाहती थी। विडंबना ये थी कि पुराने मूल्य एकदम से खत्म नहीं हो रहे थे, परंपराओं को तोड़ नहीं सकते थे, और नए मूल्यों को तलाशना, गढ़ना इतना सहज भी नहीं था। इस समय के रचनाकारों ने अपने साहित्य में नारी के इसी रूप का बहुत सूक्ष्म और व्यापक अंकन किया है। इन रचनाकारों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, उषा प्रियमवदा, मैत्री पुष्पा इत्यादि लेखकों को हम समादर से ले सकते हैं। राजेंद्र यादव का कथा साहित्य अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनके स्त्री पुरुष पारंपरिक स्टीरियोटाइप संबंधों को वहन नहीं करते हैं। टूटना, किनारे से किनारे तक, छोटे छोटे ताजमहल, एक कटी हुई कहानी, प्रतीक्षा, कुल्टा, मैं वहां नहीं हूं, इन सभी कहानियों में स्त्री पुरुष के बीच में उभरने वाला अकेलापन, संवादहीनता और संवेदनहीनता की स्थितियों को बहुत सूक्ष्मता के साथ लेखक ने उभारने का प्रयास किया है। आज का समाज इतना भागदौड़ वाला समाज हो गया है कि संबंधों के मध्य एक रिक्तता आ गई है। हम दो पल बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते, अपने बीच में आई हुई दरार को भरना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में ये दरार और गहरी होती चली जाती है। और जब
हम भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं तो देह के स्तर पर भी अलग होने में बहुत देर नहीं लगती। हासिल कहानी में एक बूढ़े लेखक और एक छोटे से कस्बे की उसकी पाठिका की कहानी को लेखक ने उभारा है। पत्रों के माध्यम से इन दोनों में विचारों का, भावों का आदान प्रदान होता है और बाद में ये एक प्यारा सा संबंध प्रेम में बदल जाता है। तनाव कहानी में मिसेस सिन्हा वह हरम में रखी हुई मैना नहीं है कहकर स्त्री के सम्मानजनक सामाजिक स्थिति की मांग करती है। मध्यकाल में जब स्त्री को केवल भोग्या मान लिया गया था, उस समय से स्त्री के मध्य में एक रिक्तता दिखाई देनी शुरू हो गई। उसे लगा कि कोई तो हो जो उसके मन को पढ़ सके। तनाव कहानी में इसी मन को समझने की बात है, इस मन को पढ़ने की बात है। जो स्त्री कह नहीं पाती है उसको सुनने की बात है। राजेंद्र यादव ने अपने उपन्यासों सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, इन सभी उपन्यासों में नारी के विभिन्न रूपों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। इनमें अंधविश्वासों के प्रति, परंपराओं के प्रति, संकीर्ण भावनाओं के प्रति यदि हमें विरोध दिखाई देता है तो नारी उत्पीड़न की बात भी है, बाल विवाह की भी बात की गई है, दहेज प्रथा की बात है, तो स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। स्त्री पुरुष के संबंधों की बात की गई है और इस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों को उठाकर उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर उनके बीच में आने वाली विभाजक रेखा को लेकर उन्होंने इस बात को बताने की प्रयास किया है कि आज के संदर्भों में नारी पुरुष के एकालाप को मौन रहकर स्वीकार नहीं करना चाहती। वो उसके साथ एक संवाद की स्थिति कायम करना चाहती है, अपनी बात को कहना चाहती है, अपनी बात को समझाना चाहती है। मित्रों, नारी केवल आराध्या ही नहीं है, नारी मानवी भी है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तब हम उसको केवल बाहरी रूप से ही नहीं, उसके अंतस्थ को भी जानने का, पहचानने का साहस कर पाएंगे। धन्यवाद।